आज की कहानी एक महत्वाकांक्षा औरत की है जिसने सत्ता की लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। उसने इस सत्ता और पावर की भूख में कुछ ऐसे लोगों के गिरेबान पर हाथ डाल दिया जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। यह कहानी देश की राजनीति और सफ़ेद पोशों के काले कारनामों का भांडाफोड़ करेगी। आज की यह कहानी साल 2011 में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली बेहद चर्चित हत्याकांड भंवरी देवी हत्याकांड पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है AS नेगी। आप सबका क्राइम इंडिया तक में एक बार फिर से स्वागत है। भंवरी देवी का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भंवरी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते थे। पैसों की कमी के कारण भंवरी की माँ को एक ही साथ अपनी 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी। भंवरी देवी भी उनमें से एक थी। उस समय भंवरी की उम्र मात्र 12 साल थी। भंवरी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां भंवरी की मां पर आ गई। मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक करके अपनी बेटियों की शादी कर पाती, इसलिए उन्हें 2 बड़ी बहनों के साथ भंवरी की भी शादी कर दी। भंवरी देवी ने अपने घर पर ही रहकर एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे उसके पति अमरचंद के पास भेज दिया गया। जोधपुर जिले का बुरुंदा गांव भंवरी देवी का ससुराल था। भंवरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे शराब पीने की भयंकर लत थी। भंवरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भंवरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भंवरी की पोस्टिंग जैसलमेर में हुई थी और जैसलमेर उसके ससुराल से बहुत दूर था। भंवरी ने ये नौकरी जरूर कर ली थी, पर उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती थी। इसीलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। भंवरी देवी जानती थी कि इस तरह वो बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज़्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती, तो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए वो कई जाने माने नेताओं से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती। भंवरी देवी के साथ करीबी संबंध रखने वाले नेताओं में से एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लूनी से विधायक थे। भंवरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को राज नहीं आया। किसी ने भंवरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज करा दी कि नर्स भंवरी अपने काम से हमेशा गायब रहती है, अस्पताल नहीं आती। जांच में ये बात सही साबित हो गई। फिर कलेक्टर ने भंवरी को निलंबित कर दिया। भंवरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भंवरी इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी, तो भंवरी की इस विपत्ति में मलखान सिंह भंवरी की सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटे। वो भंवरी को लेके गए राजस्थान के बड़े नेता परसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल मदेरणा के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था। अब जिस नेता के हाथ में इतना बड़ा मंत्रालय हो, इतनी पावर हो, उसके लिए भंवरी का निलंबित रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर बस आगे चलकर भंवरी को इन्हें भी इस एहसान की कीमत चुकानी पड़ती और उसने चुकाई भी। भंवरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई, साथ में उसका तबादला मन मुताबिक उसके ससुराल के नज़दीक एक अस्पताल में ज्वाइनिंग करा दी।
इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भंवरी देवी और महिपाल मदरिणा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इन अवैध रिश्तों के बीच भंवरी देवी एक बेटे और 2 बेटियों की मां थी। बहुत कम समय में भंवरी देवी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति कमा ली, कई घर और गाड़ी खरीद ली। ऐसा कहा जाता है कि भंवरी हर साल लाखों के गहने खरीदती थी। ये घर, ये कार, कपड़े, लाखों के गहने, ये सब एक नर्स अपनी तनख्वाह से कभी नहीं खरीद सकती थी। एक नर्स कुछ मामूली से पैसों से ये शानदार लाइफ स्टाइल कभी नहीं जी सकती थी। धीरे धीरे भंवरी देवी की इच्छाएं बढ़ती गई। उसका लालच उसके सिर पर नाचने लगा। वो समय के साथ और महत्वाकांक्षी हो गई। अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक खतरनाक राह पर चल पड़ी। उसने शॉर्टकट अपनाया। वो भोपालगढ़ सीट से आगामी विधायक चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदरिणा और मलखान सिंह बिश्नोई से टिकट की मांग करने लगी। पर दोनों नेताओं द्वारा भंवरी को झूठा दिलासा दिलाया गया। भंवरी को ये बात पसंद नहीं आई। जल्दी ही उसने मलखान सिंह और महिपाल मदरिणा से मुंहभंग कर दिया। उसने दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इसी बीच इस खतरनाक खेल में भंवरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई थी। इंदिरा बिश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त थी। इंदिरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई और भंवरी देवी के बीच किस तरह के संबंध है, पर इंदिरा को भाई मलखान और भंवरी के संबंधों से थोड़ी भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि इंदिरा तो भंवरी को भाभी कहकर बुलाती थी। अब यूं भंवरी को भाभी कहकर बुलाना और उससे जुड़ना इंदिरा की अपने आप और अपने स्वार्थ को जाहिर करता था। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा बिश्नोई अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनते देखना चाहती थी, और ये तभी संभव हो पाता जब महिपाल मदरिणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देते, पर महिपाल मदरिणा कभी ये सपने में भी नहीं करते। इसी अरमान को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भंवरी को अपना मोहरा बनाया। वो भंवरी को महिपाल मदरिणा के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भंवरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा बिश्नोई के कहने पर ही भंवरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदरिणा की अंतरण पलों की 52 मिनट की एक लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भंवरी वो सीडी उसके हाथ में दे दे, पर भंवरी ने ऐसा नहीं किया। भंवरी देवी इतने दिनों में राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इंदिरा, मलखान और महिपाल मदरिणा जैसे लोगों के वो एक मोहरा है। वो काम खत्म होने के बाद वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। वो उस 52 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग सीडी की कीमत अच्छी तरह से जानती थी। इसके बाद भंवरी ने महिपाल मदरिणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सीडी के बदले महिपाल मदरिणा से लाखों रुपयों की मांग करने लगी। भंवरी ये कतई नहीं चाहती थी कि महिपाल मदरिणा वाली सीडी बाहर आ जाए। अगर सीडी बाहर आ जाती तो फिर उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। यानी जब तक सीडी छुपी हुई थी तब तक वो अपनी सारी मांगें पूरी करवा सकती थी। इतना ही नहीं, भंवरी ने इंदिरा बिश्नोई के पुराने कांड में इस वीडियो का उसके भाई मलखान सिंह को भी घसीट दिया।
उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी वीडियो सीडी है। हालांकि उसके पास मलखान सिंह की कोई भी वीडियो सीडी नहीं थी। भंवरी ने तो केवल मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया था, पर मलखान सिंह भंवरी के इस दावे से डर जरूर गए थे। भंवरी का मलखान सिंह के साथ एक लंबे समय तक अवैध संबंध रहा था। भंवरी ने यह दावा किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बाप उसका पति अमरचंद नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह है। इस बात को सही साबित करने के लिए भंवरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि वो इस नाजायज औलाद वाली बात को एक सभा में सार्वजनिक कर देगी। अगर मलखान सिंह एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 किलो सोने का गहना और उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए देते हैं तो वो अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक करियर बचाना था, इसीलिए उन्होंने तुरंत भंवरी देवी से किनारा कर लिया। भंवरी देवी से बातचीत करना बंद कर दिया, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अपने दावों और धमकियों को इस तरह बेअसर देख भंवरी देवी बौखला गई। भंवरी देवी गुस्से में महिपाल मदेरणा के जयपुर वाले आवास चली गई। वो जबरदस्ती उनके घर में घुसकर हंगामा करने लगी। भंवरी के इस हंगामे के जवाब में उसके साथ मारपीट की गई और उसे महिपाल मदेरणा के आवास से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद भंवरी देवी एक चोट खाई शेरनी बन चुकी थी। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने बताया कि उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरणा से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को 3 दिनों में गिरा सकती है। विक्टन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भंवरी ने बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी के अंतरण पलों की तस्वीरें लोकल न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपरों में लीक करा दी। उसने डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया, पर इतना पर्याप्त सुराग जरूर दे दिया कि ये तस्वीरें महिपाल मदेरणा की है। अगले दिन मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी। भंवरी देवी ने जो ये तूफान लाया था, उस तूफान ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को घुटने पर खड़ा कर दिया। भंवरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने एक बार फिर से भंवरी से संपर्क किया। तीनों के बीच एक डील हुई। डील थी कि भंवरी सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो भंवरी को 50 लाख रुपए दे देंगे। महिपाल मदेरणा ने इन 50 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपए भंवरी को एडवांस के तौर पर दे दिया। महिपाल मदेरणा ने भंवरी से यह कहा कि वो 2011 के सितंबर महीने में बाकी बचा हुआ अमाउंट दे देंगे। डील से भंवरी देवी संतुष्ट थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई कड़वाहट और कोई नाराजगी नहीं थी। भंवरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे शाम के बिल में हाथ डाल दिया है। उसके इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है, उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उस समय भंवरी देवी के पास एक मारुति स्विफ्ट कार थी, जिसे उसने 2011 के अगस्त महीने में अपने एक बेहद करीब शख्स सोहन लाल बिश्नोई को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया था। सोहन लाल ने एडवांस मनी के रूप में भंवरी को 50,000 रुपये पहले ही दे दिए थे। सोहन लाल पैसे से ठेकेदार था और वो विधायक मलखान सिंह की बुआ का लड़का था। और तो और सोहन लाल मंत्री महिपाल मदेरणा का भी बहुत करीबी था। साल 2011 के सितंबर महीने की पहली तारीख आई। सोहन लाल बिश्नोई ने पहली तारीख को भंवरी देवी को कॉल करके बताया कि वो मारुति स्विफ्ट की बची हुई अमाउंट देना चाहता है। साथ ही उसने भंवरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल मदेरणा के एक आदमी राजू भाई द्वारा सीडी की बकाया राशि
भी मिल जाएगी, पर उससे पहले राजू भाई वो सीडी देखेंगे। अगर सीडी सही निकली तो तब वो उसे बकाया अमाउंट देंगे। सोहन लाल ने उसे राजू भाई से मिलने के लिए बिलाड़ा बुलाया। 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भंवरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलाड़ा की तरफ निकल गई। बिलाड़ा में उसे सोहन लाल बिश्नोई मिला। सोहन लाल ने भंवरी को महिंद्रा बुलेरो में अपने साथ बिठा लिया। उसने भंवरी को बुलेरो में एक शख्स से मिलवाया जिसका नाम राजू भाई था। भंवरी को वह सीडी राजू भाई को देनी थी, जिसके बदले वो बकाया रुपए भंवरी को दे देता। पर भंवरी देवी जो लाखों रुपयों का मिलने का सपना लेकर सोहन लाल और राजू भाई के पास बिलाड़ा आई थी, वो महज महिपाल मदरिणा और मलखान सिंह की लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा पात्र था। सोहन लाल का भंवरी को कार के बचे हुए पैसे के लिए बिलाड़ा बुलाना और महिपाल मदरिणा का भी सीडी के बदले 50 लाख रुपए की डील करना, ये सब मिली जुली राम भक्त कथा थी। भंवरी देवी महिपाल मदरिणा और मलखान सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर का बंटाधार कर देती। इसीलिए भंवरी देवी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके सामने पहले चारा फेंका गया, फिर लाखों का सपना दिखाकर उसे जाल में फंसा लिया गया। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस शख्स को वो राजू भाई समझ रही थी, महिपाल मदरिणा का अमीर दोस्त समझ रही थी, वो शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि राजस्थान का एक मशहूर अपराधी था और उसका असली नाम शहाबुद्दीन था, जिसे भंवरी देवी से किसी भी कीमत पर सीडी निकलवाने का काम दिया गया था। उस बुलेरो गाड़ी में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पर तेज स्पीड से दौड़ रही बुलेरो में भंवरी देवी और महिपाल मदरिणा की 52 मिनट की वो सीडी चलाई गई। राजू भाई उर्फ शहाबुद्दीन गाड़ी में ही 52 मिनट की वो पूरी सीडी देख डाली। वो सीडी महिपाल मदरिणा और भंवरी देवी की अंतरण रिश्तों की कहानी बयां कर रही थी। उस बुलेरो गाड़ी के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद साथी बलदेव बैठा था। सोहन लाल और राजू बुलेरो में भंवरी को घंटों इधर उधर घुमाते रहे। ऐसे करते करते काफ़ी शाम हो गई। भंवरी अब घबराने लगी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन सोहन लाल और राजू भाई यानी शहाबुद्दीन की मानसा तो कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भंवरी के घर के रास्ते पर ना ले जाकर किसी अनजान रास्ते की तरफ मोड़ दिया, जिससे भंवरी को ये शक हो गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो बुलेरो में चीखने चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकालने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। ये सब देखकर शहाबुद्दीन का साथी बलदेव मारुति स्विफ्ट कार से उतरकर बुलेरो में चला आया। अब तीनों मिलकर भंवरी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शहाबुद्दीन, सोहन लाल और बलदेव ने मिलकर भंवरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया। और तो और भंवरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसके लिए उसे पैरों से नीचे दबाया रखा। इससे भंवरी देवी का दम घुटने लगा और जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। भंवरी देवी को मरे देख तीनों की हालत खराब हो गई। उन तीनों को भंवरी देवी को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें तो भंवरी को किसी व्यक्ति को जिंदा सौंपने का ऑर्डर मिला था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब किसी तरह भंवरी को ठिकाने लगाना था। यहाँ से एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की, जो इस खेल में बहुत पहले से ही शामिल थे। इनमें से एक किरदार था सहीराम। इसी शख्स ने महिपाल मदरिणा को और मलखान सिंह के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मंत्री महिपाल मदरिणा ने सहीराम को भंवरी से सीडी निकलवाने का काम दिया था। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार
माने तो सहीराम ही इस कहानी का मुख्य सूत्रधारक था और उमेश राम एक शख्स सहीराम के इस काम में सहयोग कर रहा था। दोनों किरदार शहाबुद्दीन यानी राजू और सोहन लाल को गाइड कर रहे थे कि कब क्या और कैसे करना है। सीडी की खबर आने के बाद से तेज से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदरिना और सहीराम के बीच करीब 21 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जबकि सोहन लाल और महिपाल मदरिना के बीच 31 बार फोन पर बातचीत हुई थी। भंवरी के मौत के बाद शहाबुद्दीन और सोहन लाल ने सहीराम से संपर्क किया। फिर सहीराम ने उन्हें भंवरी के लाश के साथ जागोर जाने के लिए कहा। फिर सोहन लाल और शहाबुद्दीन उसका साथी बलदेव भंवरी की लाश को लेकर जालोर पहुंच गए। यहां उन्हें विष्णाराम से मिलना था और भंवरी को जिंदा उसके हवाले करना था, पर भंवरी तो मर चुकी थी। विष्णाराम ने भंवरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। जब विष्णाराम ने लाश को लेने से मना किया तो तब उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आया। उससे कहा गया कि अगर वो लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देता तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस एसएसपी का तबादला भी किया जाएगा जो उसे और उसके गिरोह को परेशान कर रहा था। उस समय विष्णाराम पर अपहरण, डकैती, वसूली और अन्य कई तरीके के मामले पुलिस में दर्ज थे। विष्णाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहन लाल और शहाबुद्दीन उर्फ राजू भाई से भंवरी की लाश ले ली। फिर उसने अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान इलाके की ओर चला गया। उस समय विष्णाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो में थे। उन्होंने जालोर के सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भंवरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरह से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे अवशेषों को इकट्ठा करके पास के एक नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 के बाद से किसी ने भी भंवरी देवी को नहीं देखा था। भंवरी के गायब होने के बाद 12 दिन बाद यानी 13 सितंबर को अमरचंद अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में अपनी पत्नी भंवरी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1 सितंबर से गायब है और उसे शक है कि भंवरी को गायब कराने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदरिना और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को ये भी बताया कि मंत्री महिपाल उसकी पत्नी भंवरी के पास फोन करते रहते थे। उसने मंत्री महिपाल मदरिना को इस तरह भंवरी के पास बार बार फोन ना करने के लिए मना भी किया था, पर वो नहीं माने और वो आगे भी भंवरी को लगातार फोन करते रहे। ये खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए। बात इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इससे पहले भी भंवरी का नाम महिपाल मदरिना और मलखान सिंह के साथ आ चुका था। सबको यही लगा कि भंवरी देवी जिस सीडी का दावा कर रही थी उस सीडी के मामले को दबाने के लिए उसे गायब करा दिया गया। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों का राज्य सरकार पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भारी दबाव पड़ने लगा क्योंकि मामला कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को राजस्थान की अदालत ने सरकार को महिपाल मदरिना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदरिना को मंत्री पद से निलंबित कर दिया। फिर महिपाल मदरिना और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से भी हटा दिया गया।
22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। 22 अक्टूबर 2011 को शहाबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो भंवरी देवी के मामले की गांठें एक एक करके खुलनी शुरू हो गई। सीबीआई जान चुकी थी कि भंवरी देवी किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या की गई है, पर वो भंवरी की हत्या को तभी साबित कर पाते जब उसे भंवरी की लाश मिल पाती। 3 नवंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर सीबीआई को भंवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच हुई 4 मिनट की एक फ़ोन रिकॉर्डिंग मिल गई। इस रिकॉर्डिंग में भंवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बातचीत चल रही थी। इसके बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों के पास पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदरीना भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस सीडी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। भंवरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ भविष्य में साजिश रची जा सकती है, इसीलिए उसने सीडी की कई कापियां कर ली ताकि उसे कुछ भी हो जाए तो महिपाल मदरीना बच ना पाए। इन्हीं में से एक सीडी को उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में छुपा के रखा था। बाद में सीबीआई ने उस बैंक लॉकर से भी वो सीडी जब्त कर ली। भंवरी देवी का अपहरण और हत्याकांड का सूत्रधारक सहीराम का सहयोगी उमेश राम भी सीबीआई के पकड़ में आ गए। सीबीआई की पूछताछ में महिपाल मदरीना ने भंवरी के साथ अपने अवैध संबंधों की बात मान ली। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल कर ली। 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने महिपाल मदरीना को भी गिरफ्तार कर लिया। महिपाल मदरीना की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की और ये गिरफ्तारी भंवरी के किसी अपने की थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भंवरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल था और यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। पराइयों ने तो भंवरी को धोखा दिया ही, साथ में भी अपनों ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। सीबीआई ने कहा कि जब 1 सितंबर को भंवरी सोहन लाल से सीडी का सौदा करने जा रही थी, तभी अमरचंद ये बात जानता था कि भंवरी के साथ आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि अगर भंवरी को कुछ भी होगा तो भंवरी को मिलने वाले रुपया उसे मिल जाएंगे, इसीलिए वो भंवरी के दुश्मनों से जा मिला। पर भंवरी के मरने के बाद उसे किसी से भी 1 रुपया भी नहीं मिला। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे। बाद में वो भी पकड़े गए। जल्दी ही भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने वाला विष्णुराम का साथी ओम प्रकाश भी पुलिस के हाथ लग गया। फिर बाद में विष्णुराम और उसका एक साथी कैलाश भी पकड़ा गया। विष्णुराम के एक साथी अशोक ने 17 जनवरी 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। विष्णुराम, कैलाश, ओम प्रकाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भंवरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने जांच टीम को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें भंवरी देवी को उन्होंने जलाया था और फिर वो नहर भी दिखाई जिसमें लाश के अवशेष फेंके गए थे। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत नहर की खोजबीन चालू करवा दी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सीबीआई को नहर से अहम सबूत मिले। नहर से सीबीआई को भंवरी के दांत, उसकी खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसके पाँव के बिछुए, कान के झुमके, गले का लॉकेट और वाटरप्रूफ घड़ी मिली। वो घड़ी उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को उसी नहर से एक बोरी, एक बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे, एक बेड भी मिला था। उस बेड का इस्तेमाल भंवरी की खोपड़ी तोड़ने के लिए किया गया था। भंवरी देवी के बेटे नहर में मिलने वाले झुमके, बिछुए, घड़ी और अन्य मिली सामानों की भी पहचान कराई गई। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वो सारी सामान उसकी मां भंवरी देवी के ही थे।
इस तरह सीबीआई ने बिना किसी के दबाव में आए 100 दिनों में ही इस मामले को सुलझा लिया। ये सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भंवरी के बेटे और बेटियों का खून के नमूने के साथ भंवरी की जली हड्डियों और दांत को अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिया ताकि डीएनए मिलान करा के ये पता लगाया जा सके कि क्या ये अवशेष भंवरी देवी के ही है। एफबीआई ने अपनी जांच में ये पक्का भी कर दिया कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय महिला भंवरी देवी के हैं। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि भंवरी देवी मर चुकी है, जबकि एफबीआई जांच से पहले एम्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये दावा किया था कि नहर में मिली हड्डियां जानवरों की है। अब भंवरी देवी से जुड़ी सारी बातें एकदम साफ हो चुकी थी। इन सारे खुलासों, गिरफ्तारियों और सबूतों के मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदरीना, मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं भंवरी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। वो 6 साल से फरार चल रही थी। इंदिरा बिश्नोई पर भी भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। नहर से मिली भंवरी देवी की हड्डियों की जांच जिस एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञों ने की थी, सीबीआई उन्हें 2021 तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसीलिए ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक अटका रहा। इस डीएनए विशेषज्ञों की गवाही के बिना सीबीआई केस कमज़ोर हो जाएगा। सीबीआई ने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस डीएनए विशेषज्ञों से गवाही लेने के लिए अनुरोध किया था, पर कोर्ट ने सीबीआई को डीएनए विशेषज्ञ का कोर्ट में हाजिर होने का अनिवार्य जरूर बताया है। आखिर तक सीबीआई उस डीएनए विशेषज्ञ को कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। अब उस एफबीआई डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना ही ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो सीबीआई के पक्ष को कमज़ोर कर देगा। भंवरी देवी हत्याकांड मामले में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और साल 2022 तक सभी 17 आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। भंवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदरीना का 69 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर स्थित उनके आवास पर कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, यही आज की कहानी है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।